अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर आरोप लगाने वाली इंटर्न छात्रा का बयान छपा है। इंटर्न का यह वो बयान है जो उसने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने दर्ज कराया और सरकार की बड़ी वकील इंदिरा जयसिंह इस दर्ज बयान को अखबार के जरिए सामने लेकर आई हैं। अखबार के हवाले से हम इंटर्न के दिए गए इस हलफनामे का हिस्सा आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली पर आरोप लगाने वाली इंटर्न छात्रा का बयान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के जरिए सामने आया है। इंदिरा जयसिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को जस्टिस ए.के. गांगुली पर आरोप लगाने वाली इंटर्न के हलफनामे का ब्यौरा दिया है। यह हलफनामा इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति को दिया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व जस्टिस गांगुली ने होटल के कमरे में गलत नियत से उसे छुआ, रात को जबरन रोकने की कोशिश की, बाहों में भरने की कोशिश की और हाथ पर किस किया। और क्या है 24 दिसंबर की रात का पूरा सच, वो हम आपको दिखाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पीड़ित इंटर्न का हलफनामा। 24 दिसंबर 2012 की रात जस्टिस ए.के. गांगुली ने होटल के कमरे में न सिर्फ मुझे शराब पीने के लिए कहा, बल्कि मना करने के बावजूद एक गिलास में शराब निकाल कर दी। जस्टिस गांगुली बार बार होटल में रुकने को कह रहे थे। मना करने पर उन्होंने दूसरा कमरा बुक कराने की बात कही, फिर कहा कि होटल में दूसरा कमरा नहीं है, साथ रुक जाओ। मैं बार बार कह रही थी कि मैं जाऊंगी। इस दौरान उन्होंने खुद कई गिलास शराब पी। 10 बजे के करीब कमरे में डिनर आया। जस्टिस गांगुली सोफे पर मेरे बगल में बैठ गए और पीठ पर हाथ रखा। मैंने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन वो पीठ पर से हाथ हटाने की जगह बाहों में लेने की कोशिश करने लगे। डिनर छोड़ते हुए घबराकर मैं दूसरे सोफे पर बैठ गई और काम करने का दिखावा करने लगी। असल में मैं घर जाने के लिए कार का इंतजार कर रही थी। यह वो इंटर्न पीड़ित का हलफनामा है जहां पर इंडाइट किया गया है जस्टिस गांगुली को। तभी जस्टिस गांगुली मेरे पास आए और सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर हाथ पकड़ते हुए बोले कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हें लग रहा होगा कि कोई बूढ़ा आदमी शराब के नशे में ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे प्यार करता हूं। यह जस्टिस गांगुली ने पीड़ित इंटर्न को कहा। यह पीड़ित इंटर्न का हलफनामा है। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ पर किस किया और प्यार करने की बात फिर से दोहराई। मैंने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। जज मेरे पीछे लिफ्ट तक आए और वो लगातार यही कह रहे थे कि प्लीज मत जाओ। क्या मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि AIFF रिपोर्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। लेकिन मैंने जज की किसी बात का जवाब नहीं दिया। AIFF रिपोर्ट को कंप्लीट करने का बहाना बना रहे थे जस्टिस गांगुली, ऐसा इंटर्न का दावा है। जज मेरे पीछे रिसेप्शन तक आए। वहां पर कोई कार मौजूद नहीं थी। ऐसे में जज ने किसी को फोन करके कार मंगवाई। जब हम रिसेप्शन में अकेले खड़े थे उस वक्त भी वो लगातार यही कहे जा रहे थे कि अभी मत जाओ, काम पूरा होना है। वो AIFF रिपोर्ट की बात। मैं करीब 10:30 बजे होटल से निकली और अपने पीजी पहुंची। पीजी में पहुंचने के बाद जज ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या मैं पहुंच गई हूं। मैंने हां में जवाब दिया और फोन काट दिया। अगली सुबह जज ने मुझे SMS भेजकर माफी मांगी। यानी कि जस्टिस गांगुली ने पीड़ित इंटर्न से माफी मांगी, ऐसा पीड़ित इंटर्न का दावा है। मैंने जज को SMS भेजकर बताया कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। SMS 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे भेजा गया। उसके बाद जज ने मुझे कई फोन किए, लेकिन मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। रेगुलर कॉल्स आई जस्टिस गांगुली की तरफ से, यह इंटर्न का दावा है, लेकिन किसी भी कॉल का जवाब उन्होंने उस इंटर्न लड़की ने नहीं दिया। तो यह है 24 दिसंबर की रात का पूरा सच,
जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के 3 जज भी कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस गांगुली को पहली नजर में दोषी पाया है। अनवेलकम बिहेवियर शब्द का इस्तेमाल रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि रिटायर होने की वजह से किसी तरह की कार्रवाई से इंकार किया था। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जस्टिस गांगुली ने आरोपों पर क्या सफाई दी थी। मैं उस समय दिल्ली में यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में सर्दी की छुट्टियों में इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने पुलिस बैरिकेड पार किया और काफी मेहनत के बाद सम्मानित और हाल ही में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को सहयोग देने पहुंच गई। मैं आखिरी सेमेस्टर से पहले उनके अंडर इंटर्नशिप कर रही थी। उस वक्त मेरे साथ 2 इंटर्न काम करते थे। एक शादी के बाद विदेश चली गई है, उसकी जगह ये लड़की आई थी। मैंने इसके लिए पोस्टर नहीं लगाए थे, वो खुद आई थी। मेरी कर्मठता का पुरस्कार मुझे यौन प्रताड़ना के तौर पर मिला। मैं मामले की बारीकी में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये कहना काफी होगा कि उस कमरे से निकलने के बाद से अब तक वो घटना मेरे जहन में जिंदा है। जब मैं दिल्ली में था, वो भी दिल्ली में थी। उसे पता था कि मैं दिल्ली में हूँ और वो खुद मुझसे मिलने होटल में आई थी। उसने काम के बाद मेरे साथ डिनर भी किया। यदि उस रात उसे मेरे साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो किसी भी पल जा सकती थी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी समझ से परे था। बहुत देर से समझी कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं उस दुखद घटना को भूल जाना चाहती थी। ये वो आदमी था जिसकी मैं इज्जत करती थी, वो भी ऐसा शख्स जो मेरे दादा की उम्र का था। उसके बाद भी वो कई बार मिलती रही। वो मेरे घर भी आई थी। वो मेरी इंटर्न थी और मैंने उसके साथ हमेशा अपनी बच्ची की तरह बर्ताव किया। मैंने कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचा, लेकिन डर गई कि ऐसा करने से ज्यादा नुकसान होगा। मुझे ये भी लगा कि ऐसे केस का क्या होगा जिसमें सीधे सबूत ना हो। कोई वजह नहीं है कि एक लॉ ग्रेजुएट ऐसे जज से केस जीत जाए जिसका रिकॉर्ड बेदाग रहा हो। मुझे लगता है कि मुझे शक की नजरों से देखा जा रहा है। मुझे बताना पड़ता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई कहानी नहीं बना रही। मैं अपमानित महसूस करती हूँ। मैं आरोपों से दुखी और आहत हूँ। मैंने जांच समिति को बताया है कि इंटर्न के सारे आरोप गलत हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसे आरोप मेरे खिलाफ क्यों लगे। मैं ऐसे आरोपों को गलत कैसे साबित कर पाऊंगा। मैंने इस घटना के 5 महीने बाद घर वालों को बताया। वो भी नहीं चाहते थे कि मैं शिकायत करूं। मैंने अपनी दादी को बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसे बड़ा मुद्दा न बनाऊं। मेरी माँ ने मुझे इसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा, इसीलिए मैंने औपचारिक तौर पर लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई। मैं हालात का शिकार हुआ हूँ, पर किसी बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने उस लड़की से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं कोर्ट में महिला वकीलों से अक्सर सुनती रहती थी कि कोर्ट में क्या क्या झेलना पड़ता है, लेकिन वो इसकी शिकायत नहीं करती और इसे कानूनी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती। मैंने सोचा किसी को तो इस सब के खिलाफ खड़ा होना होगा। मेरा इरादा किसी पर उंगली उठाने, जांच कराने या मीडिया में तूफान खड़ा करना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि देश की अदालतों में रोज होने वाली इस तरह की घटनाएं सामने आएं। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे काम का आकलन इस घटना के आधार पर नहीं करेंगे। इस तरह के आरोपों से सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जजों का काम करना मुश्किल हो जाएगा।